जय हिंद साथियों। आज की इस क्लास में हम नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है पादप, जिसमें हम पेड़ पौधों के बारे में जानेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला हमारा पार्ट रहेगा वह होगा पादप आकारिकी। आकारिकी का अर्थ होता है कि किसी भी जगत की यदि हम बाह्य संरचना का अध्ययन करते हैं तो वही हमारी क्या कहलाती है, आकारिकी कहलाती है। तो पेड़ पौधों की बाह्य संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है, मॉर्फोलॉजी या फिर आकारिकी कहलाता है। आगे है कि पेड़ पौधों की जो मॉर्फोलॉजी होती है यह मुख्य रूप से दो भागों में बटी होती है। पहला होता है पेड़ पौधों का वेजिटेटिव पार्ट, जिसे आप पेड़ पौधों का वनस्पति भाग भी कहते हैं। दूसरा है रिप्रोडक्टिव पार्ट, मतलब पेड़ पौधों का ऐसा भाग जिनमें प्रजनन की क्रिया होती है। तो ये दो रूप में हमारे बटे होते हैं। और जो हमारा वनस्पति वाला भाग होता है इसके अंतर्गत जड़, तना और पत्तियां आती हैं, जबकि जो हमारा प्रजनन वाला भाग होता है इसके अंतर्गत फूल और फल आते हैं। ठीक है। आगे है इसमें कि पेड़ पौधों की जो स्थिति होती है उसके आधार पर प्लांट की मॉर्फोलॉजी किस प्रकार से होती है। तो यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बना के रखा हुआ है, इसकी सहायता से हम जानने की कोशिश करते हैं। सामान्यतः पेड़ पौधों में दो प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं। एक होता है प्रहोतंत्र, जिसे आप हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं शूट सिस्टम, और एक होता है जड़ तंत्र या इसी को कहते हैं मूल तंत्र या इसी का नाम होता है रूट सिस्टम। तो पेड़ पौधों का ऐसा भाग जो जमीन के अंदर उपस्थित होता है, जैसे कि जड़ और उनसे संबंधित चीजें, सभी की सभी क्या कहलाती हैं, हमारी जड़ तंत्र या मूल तंत्र कहलाती है। पेड़ पौधों का ऐसा भाग जो भूमि के ऊपर प्रकाश की उपस्थिति में रहता है उसे हम उसका प्रहोतंत्र कहते हैं, जिसे इंग्लिश में आप शूट सिस्टम पढ़ेंगे। तो प्रहोतंत्र के अंतर्गत पेड़ पौधों में लगने वाले फूल, फल, पत्ती और तना, ये चार भाग आते हैं पेड़ पौधों के प्रहोतंत्र में, और केवल जड़ अकेली जो होती है जो कि पेड़ पौधों के जड़ तंत्र में पढ़ी जाती है। ठीक है। अब आगे है इसमें पहला पार्ट जिसमें हम जड़ तंत्र मूल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि मूल जो कि हमारी जड़ होती है, जड़ का विकास किससे माना जाता है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह क्या होगा, मूलांकुर। मूलांकुर को आप इंग्लिश में रेडिकल के नाम से जानते हैं। और ये रेडिकल होता क्या है, जब हम किसी बीज की बात करते हैं तो बीज को जब हम मिट्टी में डालते हैं तो उसके दो हिस्से बनते हैं। एक हिस्सा जमीन के नीचे जाता है और एक हिस्सा जमीन से ऊपर की तरफ जाता है। तो नीचे वाले हिस्से को अपन कहते हैं रेडिकल, हिंदी में इसे आप मूलांकुर कहते हैं। और जो हिस्सा ऊपर की तरफ जाता है उसे अपन प्रांकुर कहते हैं, इंग्लिश में इसको प्लूम्यूल पढ़ते हैं। तो दो बातें आपको इसमें याद रखना है कि जड़ का विकास किससे होता है, तो आंसर हो जाएगा हमारा मूलांकुर या फिर रेडिकल से। और यदि प्रश्न पूछे कि तने का विकास किससे होता है तो आंसर हो जाएगा प्रांकुर या फिर आपका प्लीम्यूल। ठीक है। आगे है जियोट्रॉप। जियो का मतलब होता है जमीन और ट्रॉप का मतलब होता है विकास करना। कहने का मतलब है कि जो जड़ें होती हैं ये क्या होती हैं, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होती हैं, मतलब धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती हैं। क्योंकि यह गुरुत्व का मतलब क्या होता है, जमीन, मतलब कोई चीज़ जमीन के नीचे की तरफ जा रही है। जब हम किसी पत्थर को फेंकते हैं तो पत्थर अपने आप कहाँ जाता है, नीचे की तरफ। तो जड़ें जो होती हैं गहराई में अपने आप को विकसित करने के लिए क्या होती हैं, धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, क्या जड़ों का विकास जमीन के अंदर होता है, तो उत्तर होगा हाँ, अर्थात जड़ें धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती हैं। अगला प्रश्न है फोटोट्रॉपिक। इसमें जो अगला पॉइंट है हमारा, तो फोटो का मतलब होता है प्रकाश और ट्रोपिक का मतलब क्या हो जाएगा, विकास। क्या जड़ों का विकास प्रकाश की उपस्थिति में होता है, तो उत्तर होगा नहीं। अब नहीं है तो क्या होगा, जड़ें जो होती हैं वह ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती होती हैं, जिसे आप नेगेटिव फोटोट्रॉपिक भी कहते हैं। आगे हैं जड़ों का मुख्य काम क्या होता है। बेसिकली अधिकांश बच्चे गलत पढ़ लेते हैं कि जड़ें पानी को पीने का काम करती हैं। तो आप इस बात को ध्यान रखें, जड़ें पानी पीने का काम नहीं करती हैं। जड़ों का काम केवल इतना सा होता है कि वह पेड़ को भूमि के ऊपर मुख्य रूप से सहारा दें, जिससे पेड़ यांत्रिक रूप से सीधा खड़ा रहे, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। अब बात आती है कि पेड़ पौधे पानी कैसे पीते हैं। तो यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है मैंने। डायग्राम में क्या है, ये है हमारी जड़।
तो किसी भी जड़ के चारों तरफ छोटे-छोटे रोम पाए जाते हैं, जिन्हें अपन क्या बोलते हैं, रूट हेयर कहते हैं। और यही वाले हेयर को हम क्या कहते हैं, हिंदी में मूल रोम कहते हैं। और इन्हीं रोमों का काम होता है मिट्टी से जल का अवशोषण करना। जल के अवशोषण के साथ-साथ ये जो मूल रोम होते हैं, यह जल में पाए जाने वाले खनिज पदार्थों का भी अवशोषण करते हैं। ठीक है? आगे है इसी में मूल गोप, जिसे अपन क्या कहते हैं, जो हमारी जड़ होती है उसका कैप होता है। जैसा कि ये हमारा जड़ है, जड़ के चारों तरफ निकले हुए छोटे-छोटे बाल या रोम क्या कहलाते हैं, रूट के हेयर कहलाते हैं। तो जड़ जब खत्म होती है, जहाँ पे उसका जो किनारा होता है, उसके कोने पर एक कैप टाइप का लगा होता है। ये कैप क्या करता है, उस जड़ को आगे बढ़ाने के लिए मिट्टी हटाने का काम करता है। मिट्टी हटेगी तो जड़ गहराई में पहुँच पाएगी। तो ये होती है हमारी मूल कैप। तो प्रश्न बनता है, प्रश्न क्वेश्चन का इसमें परीक्षा में लेकर, कि मूल गोप कहाँ पाई जाती है? तो जड़ का जो शीर्ष भाग होता है नीचे वाला, उसके ठीक नीचे क्या पाई जाती है, मूल कैप पाई जाती है। इसका काम क्या होता है? तो इसका मुख्य कार्य जड़ के लिए मिट्टी को खोदना है, जिससे क्या हो सके, जड़ को फैलने के लिए उचित स्थान मिले। अर्थात यह जड़ के सिरे को सुरक्षित रखती है। जड़ का मुख्य सिरा यहाँ तक होता है। यदि ये वाला सिरा मिट्टी को खोदेगा तो ये सिरा टूट जाएगा और जो पेड़ पौधे की जड़ है वो नष्ट हो जाएगी। इसलिए इनके कोने पर सबसे आगे की तरफ क्या होता है, छोटी सी एक कैप पाई जाती है, जो कि मिट्टी को हटाने का काम करती है। ठीक है? आगे है इसमें एक नोट बिंदु, कि जितने भी जलीय जीव होते हैं, उनके पौधों की जड़ों में रूट कैप नहीं पाए जाते। क्यों? क्योंकि उन्हें मिट्टी हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसे पेड़ पौधे जो स्थल या मिट्टी पर उगते हैं, उन्हीं के पेड़ पौधों की जड़ों में रूट कैप पाए जाते हैं, केवल जलीय पेड़ पौधों को छोड़कर। आगे है, जड़ को ढकने का काम कौन करता है? तो जड़ को उसके शीर्ष भाग से ढकने का काम क्या करती हैं? रूट कैप करती हैं, जिन्हें अपन मूल गोप कहते हैं। ठीक है? आगे है कि जड़ें पौधे के अक्ष का अवरोही भाग होती हैं, अर्थात जड़ें घटते क्रम में बढ़ती हैं। तो ये वाला क्रम आपने देखा होगा, ऐसे वाला, कि जड़ें भूमि के ऊपर है, ऊपर से कहाँ जा रही हैं? धीरे 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 नीचे जा रही हैं। तो ये क्रम कौन सा होता है, कि जब कोई संख्या सबसे पहले आगे बढ़ी लिखी है, फिर आप धीरे धीरे छोटी संख्याओं को लिखते जा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं अपन घटता क्रम। ठीक है? तो जड़ें पौधे के कौन से भाग होती हैं? अवरोही भाग होती हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप याद रखेंगे। आगे है, भूमि में रहने के कारण जड़ों का जो रंग होता है, मुख्य रूप से सफ़ेद या फिर मटमैला या फिर भूरा होता है। तो 3 तरह के रंगों के नाम आप इसमें याद रखेंगे, कि जड़ों का जो रंग होता है वह या तो सफ़ेद होगा, या मिट्टी के समान मटमैला होगा, या फिर भूरे रंग की जड़ें होंगी। ठीक है? आगे है, जड़ पर एक कोशिकीय रोम होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि जड़ के चारों ओर छोटे-छोटे रोम पाए जाते हैं, जो कि पानी के अवशोषण का काम करते हैं। तो ये जो रोम होते हैं, ये कैसे होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं। ठीक है? जो कि जल का अवशोषण करने में सहायता करते हैं। ठीक है? अगला बिंदु है कि अपस्थानिक जड़ों का निर्माण हमेशा मूलांकुर से नहीं माना जाता है। मतलब जो अपस्थानिक जड़ें हैं, जो हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं, तो उनका जो निर्माण होता है वह मूलांकुर से नहीं होता है। जबकि जो हमारी अपस्थानिक जड़ें होती हैं, उन्हीं को हम क्या करते हैं, एक अन्य नाम से भी जानते हैं, जिसका नाम क्या होता है? रेशेदार जड़ें। ठीक है? आगे है इसी में कि श्वसनी जड़ें। तो ऐसी जड़ें जो पानी में रहती हैं, उन्हीं को कहते हैं अपन श्वसनी जड़ें, और जो कि धनात्मक प्रकाशानुवर्ती होती हैं। तो इसके बारे में हम आगे जड़ों के प्रकार में पढ़ेंगे। ठीक है? आगे है हाइड्रोस्कोपिक। तो जो भी हमारी जड़ें होती हैं, वह क्या होती हैं? हाइड्रोस्कोपिक होती हैं। और कैसी होती हैं? पॉजिटिव हाइड्रोस्कोपिक, जिसे आप धनात्मक जलानुवर्ती कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, कि जब हम जड़ में पानी डालते हैं तो पानी जड़ों को आसानी से प्राप्त हो जाता है। मतलब ये चीज़ क्या है, उनके लिए पॉजिटिव है। तो जड़ें जल की खोज में नीचे की ओर जाती हैं, जिसलिए हम इनको धनात्मक जलानुवर्ती कहते हैं। आगे है इसमें, जड़ों में पर्व और पर्व संधियां नहीं पाई जाती हैं। अब ये पर्व क्या होते हैं? तो आपने घास का तिनका देखा होगा, तो उसमें ऐसे निकली होती हैं ये। तो इनको अपन बोलते हैं क्या? नोड।
नोड मतलब हो जाएंगे आपके पर्व, और दो नोडों के बीच की जो दूरी होगी ये इतनी इतनी, इसको अपन बोलते हैं उसकी पर्व संधि। आपने गन्ना या बांस देखा होगा तो उसमें जो बीच बीच में डॉट बने होते हैं उनको ही अपन क्या कहते हैं, नोड कहते हैं, और दो डॉट के बीच की जो दूरी होती है उसको कहते हैं पर्व संधि या फिर इंटर नोड। आगे है जड़ों के बाह्य भाग को मूल त्वचा या जड़ त्वचा कहते हैं। अब यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है मैंने, उसको आप थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए, और उसी के ये सारे के सारे पॉइंट मैंने नीचे लिख रखे हैं कि ये किस प्रकार से काम करती हैं। आगे है इसी में कि जो रूट हेयर है और क्यूटिकल है, एपिडर्मिस है, हाइपोडर्मिस है, एंडोडर्मिस है और जाइलम और फ्लोएम है। तो पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं उनके सबसे बाह्य वाले भाग को हम क्या कहते हैं, इपीब्लेमा कहते हैं, जिससे अपन मूल त्वचा या जड़ त्वचा कहते हैं। आगे है जड़ों में हाइपोडर्मिस या अधस त्वचा नहीं पाई जाती है। हाइपोडर्मिस मतलब कौन सी वाली, ये वाली। तो ये वाली जो त्वचा होती है पेड़ पौधों की जड़ों में नहीं पाई जाती है। तो ये है क्या, मुख्य रूप से जड़ के अंदर या किसी भी पौधे के अंदर पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की त्वचा होती हैं। तो जड़ों में हाइपोडर्मिस नहीं होती है। आगे है जड़ों में उपत्वचा भी नहीं होती है। जितने भी मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ ये जड़ों में नहीं पाया जाता है। आगे है जड़ों में एंडोडर्मिस होता है, मतलब नीचे वाला जो त्वचा होता है ये मुख्य रूप से जड़ों में क्या होता है, उपस्थित रहता है। तो पेड़ पौधों की जड़ों में रोम होते हैं, उपत्वचा नहीं पाई जाती है, एपिडर्मिस होता है। आगे है हाइपोडर्मिस नहीं होता है लेकिन एंडोडर्मिस होता है। आगे है जाइलम और फ्लोएम। तो पेड़ पौधों की जड़ों में जाइलम भी होता है और फ्लोएम भी होता है। तो इतने बिंदु आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। अब आगे हैं इसमें जड़ों के प्रकार। तो जड़ें मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं, जिसमें सबसे पहली जड़ का नाम है मूसला जड़, जिसे आप टैप रूट के नाम से जानते हैं। दूसरी जड़ का नाम है अपस्थानिक जड़, जिसे आप एडवेंटियस रूट या फिर रेशेदार जड़, और इसी का एक और नाम होता है झकड़ा मूल तंत्र। तो अपस्थानिक जड़ के तीन नाम होते हैं और ये तीनों के तीनों नाम आपको इसमें याद रखना है। सबसे पहला है मूसला जड़। तो मूसला जड़ आगे चल के चार भागों में बढ़ जाती है। इसमें पहला होता है तुर्क रूपी मूसला जड़, जिसे आप फ्यूसीफॉर्म कहते हैं। दूसरी है शंकु रूपी मूसला जड़, जिसे आप कॉनिकल कहते हैं। तीसरा है कुंभी रूपी मूसला जड़, इसे हम नेपीफॉर्म कहते हैं। न्यूमेटोफोरा मूसला जड़, या इसी का नाम होता है श्वसनी मूल जड़, न्यूमेटोफोरा। ठीक है। अगला है अपस्थानिक जड़। यह मुख्य रूप से तीन भागों में बटी होती है। पहला है भोज्य पदार्थ के संचय के आधार पर। तो इस आधार पर ये चार प्रकार की होती है, जिसमें पहला होता है कंदिल जड़, दूसरी होती है पुलकित जड़, तीसरी रहेगा इसमें ग्रंथिल जड़, और चौथा हो जाएगा मणिकामय जड़। उसके बाद पेड़ पौधे को यांत्रिक सहारा प्रदान करने के आधार पर अपस्थानिक जड़ तीन प्रकार की होती है। पहली होती है स्तंभ जड़, दूसरी होती है अवस्तंभ जड़, और तीसरी होती है आरोही जड़। आगे है जैविक क्रियाओं के आधार पर ये जड़ें मुख्य रूप से चार प्रकार की होती हैं। पहली हो जाएगी चूषण जड़, जिसे आप सकिंग कहते हैं। दूसरी हो जाएगी श्वसनी जड़ या रिस्पायरेटरी। तीसरी है अधिपादपीय जड़, जिसे आप इपीफाइटिक रूट कहते हैं। और सबसे लास्ट में स्वंगी कारक, जिसे आप एसिमिलेटरी रूट कहते हैं। तो ये मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है यहाँ पर। इसमें सभी प्रकार की जो जड़ें होती हैं उनको दो प्रकार के भागों में बांटा गया है। एक है हमारी मूसला जड़ और दूसरी क्या है, हमारी अपस्थानिक जड़। तो चलिए हम इसमें पहले मूसला जड़ के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें मूसला जड़ के बारे में पढ़ेंगे, जिसे आप इंग्लिश में टैप रूट के नाम से जानते हैं। तो यह जड़ें अधिकांशतः द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती हैं। द्विबीजपत्री को आप डाइकॉट कहते हैं। ऐसे बीज पत्र जिन्हें बीच में से तोड़ने पर दो बराबर भागों में बढ़ जाते हैं, उन्हीं को अपन द्विबीजपत्री कहते हैं। तो इन बीजपत्री पौधों में हमेशा मूसला जड़ पाई जाती है। आगे है यह जड़ मूलांकुर से विकसित होकर एक मुख्य जड़ का निर्माण करती है। कौन सी वाली, मूसला जड़। तो प्रश्न बनता है कि मूसला जड़ का निर्माण या विकसित किससे माना जाता है, तो आंसर हो जाएगा मूलांकुर। मतलब ये मूलांकुर से विकसित होकर आगे जाके मुख्य रूप से तीन अलग अलग प्रकार की जो जड़ें होती है उनमें जाके क्या हो जाती है, ये विकसित हो जाती है। जैसे ये हमारा एक बीज है जो कि द्विबीजपत्री है। जब इसको मिट्टी में डालेंगे तो एक हिस्सा नीचे निकलेगा, जिसे अपन मूलांकुर कहते हैं।
एक हिस्सा ऊपर निकलेगा जिससे अपन प्रांकुर कहते हैं। मूलांकुर आगे जाके एक बड़ी क्या होगी, जड़ में परिवर्तित होगा, जिसको अपन बोलेंगे प्राथमिक जड़। फिर इससे एक शाखाएं और बनेंगी जिनको अपन कहेंगे द्वितीयक जड़, और उससे सबसे लास्ट में छोटी छोटी और उसमें से जड़ें निकलेंगी जिसका नाम क्या होगा, तृतीयक जड़। तो मूसला जड़ में मुख्य रूप से 3 प्रकार की जड़ों का क्रम पाया जाता है। आगे है इसी में मूलांकुर, फिर क्या होगा प्राथमिक जड़, उससे कुछ पार्श्व की शाखाएं, मतलब पार्श्व का मतलब होता है चारों ओर की शाखाएं, क्या कहलाती हैं, द्वितीयक जड़ें। फिर द्वितीय जड़ के चारों ओर की शाखाएं क्या कहलाती हैं, तृतीयक जड़ें कहलाती हैं। आगे है इसी में कि यह जड़ें मिट्टी में ज़्यादा गहराई में होती हैं। तो जितनी भी प्रकार की मूसला जड़ें होती हैं यह मिट्टी के अंदर अधिक गहराई में पाई जाती हैं। अगला है कि अधिकांश द्विबीजपत्री पेड़ पौधों में मूलांकुर के लंबे होने से प्राथमिक मूल बनती है। पीछे मैंने अभी डायग्राम में बताया था कि ये हमारा मूलांकुर है, इसके लंबे होने की वजह से कौन सी जड़ का निर्माण होता है, प्राथमिक जड़ का निर्माण होता है। प्रश्न बनता है इसमें कि प्राथमिक जड़ किससे विकसित हुई है, तो आंसर हो जाएगा हमारा मूलांकुर। ठीक है, ये जड़ें मिट्टी और पानी दोनों में पाई जाती हैं, लेकिन ज़्यादा मात्रा में मिट्टी में होती हैं और कम मात्रा में पानी में होती हैं। ठीक है, अब आगे हैं इसमें मूसला जड़ों के रूपांतरण के आधार पर इनके प्रकार। तो सबसे पहली जो मूसला जड़ होती है उसको बोलते हैं अपन तुर्क रूपी। तो ऐसी जड़ें जो मध्य में फूली हुई होती हैं और इनका जो आधार होता है और जो शीर्ष वाला भाग होता है वो कैसा होता है, पतला होता है। उन्हीं को अपन क्या कहते हैं, तुर्क रूपी जड़ कहते हैं। और यह जड़ मुख्य रूप से हमारी मूलियों में पाई जाती है। हम जो मूली का सेवन करते हैं उसमें मुख्य रूप से जो जड़ हमें देखने को मिलती है वह कौन सी होती है, आपकी तुर्क रूपी जड़ होती है। अगला है इसमें शंक्वाकार जड़ें, जिसे आप कॉनिकल रूट कहते हैं। तो इनका आकार शंकु के समान होता है, जो कि इस प्रकार से आपने देखा होगा कौन बनता है आइसक्रीम का, उसी की तरह इनका आकार बना होता है। और ये जड़ मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है, हमारी गाजर में देखने को मिलती है। तो देखिए जब प्रश्न बने मूली और तब प्रश्न बने गाजर, क्योंकि दोनों की आकृतियां अलग अलग हैं, एक जैसी नहीं है। मूली के चारों ओर विभिन्न प्रकार की आकृतियां बाहर निकली होती हैं, लेकिन गाजर में ऐसा नहीं होता है। तो मूली में आप याद रखेंगे हमेशा तुर्क रूपी जड़ होती है, और गाजर में आप याद रखेंगे कि शंक्वाकार जड़ें होती हैं। और शंक्वाकार जड़ें का आधार होता है पतला और शीर्ष भाग कैसा होता है, इनका मोटा होता है। आधार मतलब नीचे वाला भाग पतला है और ऊपर वाला भाग कैसा होता है, इनका मोटा होता है। ठीक है, अगला है कुंभी रूपी। कुंभी रूपी का इंग्लिश में पढ़ लेना, कई बार इंग्लिश में करके पूछा गया है कि नेपी फॉर्म क्या है। ठीक है, तो ऐसी जड़ें जिनका आकार गोल होता है, जो कि मुख्य रूप से चुकंदर में और शलजम में पाई जाती है। देखिए यहाँ पर प्याज नहीं आएगा, क्योंकि प्याज को जब अपन छीलते हैं तो उसमें अलग अलग प्रकार के फलक बाहर निकलते हैं, लेकिन चुकंदर में और शलजम में इस प्रकार के फलक बाहर नहीं निकलते हैं। ठीक है, तो ऐसी जड़ें जिनका आकार गोल होता है और जो नीचे से एकाएक कैसी हो जाती हैं, पतली हो जाती हैं, उन्हीं को अपन क्या कहते हैं। इस प्रकार से आप डायग्राम देख लो हल्का सा, आप इसका ऐसे ये बना दिए मैंने, और एकदम से हल्की सी क्या हुई, एकाएक पतली हो गई। तो उन्हीं को अपन क्या कहते हैं, कुंभी रूपी जड़ें कहते हैं। ठीक है, अगला है इसमें श्वसनी जड़ें, जिसे आप इंग्लिश में न्यूमेटोफोरा रूट के नाम से जानते हैं। देखिए इनके आप इंग्लिश में भी नाम याद करना, क्योंकि हिंदी के नाम अकेले पढ़ लेने से इनमें कुछ नहीं होने वाला। कई बार क्या होता है, नाम इंग्लिश में ही दिए होते हैं और हमें इंग्लिश में ही पढ़ने होते हैं। ठीक है, तो ऐसे पेड़ पौधे जो दलदली और जलीय स्थानों पर पाए जाते हैं एवं जिनकी जड़ें श्वसन करने के लिए जल से क्या होती हैं, बाहर निकल आती हैं, तो इन्हीं जड़ों को अपन न्यूमेटोफोरा जड़ कहते हैं। मतलब जितने भी जलीय पेड़ पौधे होते हैं जो कि सांस लेने के लिए अपनी जड़ों को बाहर निकाल लेते हैं, उन्हीं का नाम होता है न्यूमेटोफोरा रूट। आगे है न्यूमेटोफोरा पौधे लवणीय जल में पाए जाते हैं। तो ये आपके एग्जाम के लिए हो गया आईएमपी पॉइंट कि जो श्वसनी पेड़ पौधों की जड़ें होती हैं वह कौन से जल में पाई जाती हैं। तो आंसर हो जाएगा लवणीय या सॉल्टी वाटर। आगे है जिसके कारण श्वसन क्रिया क्या होती है, इनकी अवरुद्ध होती है। देखिए बेसिकली सांस लेने के लिए इन्हें पानी में घुली हुई ऑक्सीजन भी पर्याप्त होती है, लेकिन उसमें ज़्यादा मात्रा में क्या मिला होता है, नमक। इसलिए सांस लेने में क्या होती है, इनको कठिनाई होती है। इसलिए ये क्या करती हैं, अच्छे से सांस लेने के लिए अपनी जड़ों को पानी से बाहर निकाल लेती हैं। ठीक है,
अंततः वो क्या होती है, बाहर निकल आती है। उदाहरण की यदि बात करें तो एक इसमें पौधा है राइजोफोरा, आप इंटरनेट पे सर्च करके इसका डायग्राम देख सकते हैं। उसमें आपको स्पष्ट रूप से दिख जाएगा कि इनकी जड़ें उनके जल वाले भाग से कहाँ निकली है, बाहर की तरफ। और एक और है सुंदरी, ठीक है। तो दो प्रकार के पेड़ पौधों में न्यूमेटोफोरा नाम की जो जड़ होती है वो पाई जाती है। आगे इसका आकार होता है खूंटी के समान। अभी हम ऊपर पढ़ के आए तुर्क रूपी, इसका कोई विशेष आकार नहीं होता है। शंकुआकार, शंकु के समान, कुंभी रूपी, गोलाकार, और जो श्वसनी जड़ें होती हैं उनका आकार खूंटी के समान होता है। तो इतनी बातें आपको मूसला जड़ों के बारे में याद रखना है, ठीक है। अब आगे हैं इसमें अगली जड़ें जिनका नाम है अपस्थानिक जड़ें। इन्हीं को हम रेशेदार जड़ें भी कहते हैं और इन्हीं को अपन झकड़ा जड़ कहते हैं। इंग्लिश में इन्हें हम एडवेंटियस रूट कहते हैं, ठीक है। पीछे चार्ट मैंने बनवाया, वहां से देख के आप समझ सकते हैं कि हम इसमें किस प्रकार की जड़ों को पढ़ रहे हैं। आगे है, यह जड़ें केवल एक बीज पत्री जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें ही क्या होती है, मुख्य रूप से पाई जाती हैं। आगे है, यह जड़ें मूलांकुर से विकसित नहीं होती हैं क्योंकि इनके बीजों से उत्पन्न जो मूलांकुर होता है वह क्या होता है, केवल प्राथमिक जड़ का निर्माण करता है और अल्प आयु तक ही क्या होता है, विकसित होता है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको एक पॉइंट बताया था कि जो अपस्थानिक जड़ें होती हैं इनका विकास मूलांकुर से नहीं माना जाता है क्योंकि इनके मूलांकुर से बनने वाली जो प्राथमिक जड़ होती है वह आगे चल के डेवलप नहीं हो पाती है। कम आयु होने की वजह से वह वहीं पे क्या हो जाती है, निष्क्रिय हो जाती है। अतः इस प्रकार की जो जड़ें होती हैं इनका निर्माण किससे होता है, प्रांकुर से होता है। मतलब भूमि के ऊपर का जो भाग निकला होता है उन्हीं से होता है। अर्थात प्राथमिक जड़ के स्थान पर तने के आधार पर अनेक मूल या जड़ निकल आती हैं। जैसे आपने गन्ने का पेड़ देखा होगा या फिर बांस का पेड़ देखा होगा, तो बांस के पेड़ के ऊपर जो नीचे वाला हिस्सा होता है भूमि के जस्ट ऊपर वाला, तो उसके बाहर छोटे छोटे से वो रेशे टाइप के बाहर निकले होते हैं। वही जड़ें हमारी क्या होती हैं, अपस्थानिक जड़ें होती हैं, ठीक है। आगे है इसमें, यह जड़ें मुख्यतः पौधे के किसी अन्य भाग जैसे तने से क्या होती हैं, विकसित होती हैं। बस मूलांकुर से ये विकसित नहीं होंगी, उसके अतिरिक्त शेष भाग जो बच जाते हैं उनके द्वारा इसका विकास माना जाता है। आगे है, यह मिट्टी में कम गहराई पर जाती है। अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा था मूसला जड़ें, तो ऐसी जड़ें मूसला जो कि मिट्टी में ज़्यादा गहराई पर जाती हैं और अपस्थानिक जड़ें मिट्टी में ज़्यादा गहराई पे नहीं जाती हैं। यदि हम एक गेहूं के पौधे की बात करें और एक नीम के पौधे की बात करें, यदि दोनों को हम अपने हाथ से उखाड़ें, गेहूं का पौधा आसानी से उखड़ जाएगा लेकिन नीम के पौधे को हम आसानी से नहीं उखाड़ पाएंगे। तो गेहूं के पौधे में होगी हमारी अपस्थानिक जड़ और नीम के पौधे में होगी हमारी मूसला जड़। तो दोनों बातें आपको इसमें याद रखना होगा, ठीक है। आगे है इसमें कि यह मिट्टी में कम गहराई पर होती है, जो कि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ लिया था अभी। आगे है, यह जड़ें मिट्टी एवं मिट्टी के बाहर दोनों स्थानों पर पाई जाती है। तो ये एक डायग्राम बनाया है मैंने यहाँ पर, इसकी सहायता से आप समझ लीजिए। ये हमारी हैं प्राथमिक जड़ें जो जिनकी आयु क्या होती है, कम, जिससे आगे जाके ये इससे विकसित नहीं हो पा रही। ये हमारा हो गया एक बीज पत्र का पौधा। तो ऊपर जो मिट्टी के ऊपर वाले भाग पे ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, जमीन के ऊपर विकसित होने वाली जड़ें हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। अब आगे हम इसमें पढ़ते हैं अपस्थानिक जड़ों के प्रकार, जिसमें मैंने पीछे आपको एक चार्ट बनवाया हुआ है, वहां से आप देख के पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सबसे पहला जो हमारा अपस्थानिक जड़ का प्रकार है वह क्या है, भोज्य पदार्थ के संचय के आधार पर जड़ों के प्रकार। तो मूसला जो हमारी अपस्थानिक जड़ होती हैं भोज्य पदार्थ के संचय के आधार पर चार भागों में बटी होती हैं। पहला हो जाएगा कंदिल जड़। कंदिल जड़ को ही हम साकंद जड़ के नाम से पढ़ते हैं। ये जड़ मुख्य रूप से शकरकंद में पाई जाती है, जिसे आप स्वीट पोटैटो कहते हैं, ठीक है। अपनी बोलचाल की भाषा में इसे अपन शकला कहते हैं। दूसरा हो जाएगा पुलकित जड़। तो पुलकित जड़ डहलिया नाम के पेड़ पौधे में, एस्परजिलस नाम के पेड़ पौधे में और कुकुम्बुरा में और एमेंडा में। तो ये चार प्रकार के जो उदाहरण मैंने लिखे हैं, इन चारों प्रकार के पौधों में मुख्य रूप से पुलकित या फ्यूसिकुलेटेड करके पाई जाती है। अगला है ग्रंथिल जड़ या फिर नोड्यूलोज। तो ऐसी जड़ जो कि मुख्य रूप से आम हल्दी
नामक पेड़ पौधे में पाई जाती है, उसे अपन कहते हैं ग्रंथिल जड़। और सबसे लास्ट में मणिकामय, ऐसी जड़ जिसकी आकृति मोती की जो माला होती है उसकी मोती के समान हो जाती है। तो माला के आकार के समान की जो होती है मणि के आकार की, उसी को अपन बोलते हैं मणिकामय जड़। और ये जड़ पाई जाती है अंगूर में और करेले में। ठीक है। अब आगे है इसमें अपस्थानिक जड़ का दूसरा प्रकार, जिसे आप बोलते हैं यांत्रिक सहारा प्रदान करने वाली जड़ें। तो यांत्रिक सहारा प्रदान करने वाली जड़ें क्या होती हैं? ऐसी जड़ें जो पेड़ पौधों को मुख्य रूप से सपोर्ट देने का काम करती है। कई बार क्या होता है, पेड़ पौधा इतना अधिक विकसित हो जाता है कि उसका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे भूमि की अंदर की जड़ें जो होती हैं वह उसको यांत्रिक सहारा नहीं दे पाती, मतलब संभाल नहीं पाती हैं। तो उसके बाहर वाले हिस्से में से विभिन्न प्रकार की जड़ें निकल लगती हैं। जैसे आपने बरगद का पेड़ देखा होगा, तो बरगद के पेड़ से ऐसे लटकने वाली जड़ें जो होती हैं उन्हीं को अपन बोलते हैं यांत्रिक सहारा प्रदान करने वाली जड़ें। और ये 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है स्तंभ जड़ें, दूसरी होती हैं अवस्तंभ जड़ें और तीसरी होती हैं आरोही जड़ें। तो स्तंभ जड़ को इंग्लिश में प्रॉप रूट कहते हैं। तो पेड़ को यांत्रिक सहारा प्रदान करने के लिए शाखाओं से निकलने वाली जड़ें, जो कि अनेक जड़ें होती हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं अपन? प्रॉप रूट कहते हैं। आगे है, यह जड़ें पेड़ की शाखाओं के साथ में 90 डिग्री के कोण के साथ में झुकी होती हैं, इसलिए इन्हें अपन क्या कहते हैं? स्तंभ जड़ें कहते हैं। ये जड़ें मुख्य रूप से बरगद के पेड़ में और इंडियन रबड़ में पाई जाती हैं। इस डायग्राम की सहायता से आप इसे समझ सकते हैं। ठीक है। इसी में आगे है अवस्तंभ जड़। अवस्तंभ जड़ को ही हम जटा जड़ या स्टिल रूट के नाम से जानते हैं। तो यह जड़ें भी पेड़ को यांत्रिक सहारा प्रदान करती हैं। यह जड़ें मुख्यतः तने के आधार से निकलकर भूमि में तिरछी, मतलब 90 डिग्री के कोण पर नहीं होती हैं। तो इन्हीं का नाम क्या होता है? अवस्तंभ जड़ें होती हैं। जैसे कि जो हमारा मक्का का पेड़ होता है या फिर गन्ने का पेड़ होता है या गेहूं का पौधा होता है, तो क्या होता है जनरली, ये हमारा पौधा है तो उसके इधर से ऐसे करके ये निकल जाती है नीचे की तरफ, जो कि हमें समझ में नहीं आती है, लेकिन होती वो जड़ का ही एक प्रकार होती है, जो कि पत्तियों के रूप में निकली होती हैं। आपने धान का पौधा देखा होगा, ज्वार देखा होगा, तो जितने भी मैंने ये नाम लिखे हैं उनमें ये इस प्रकार से नोड इंटरनोड पे बनी होती हैं। तो उसी को अपन क्या कहते हैं? अवस्तंभ जड़ें कहते हैं। तो यह जड़ें भी स्तंभ से ही निकली होती हैं, परंतु थोड़ी सी झुकी होती हैं, जिससे अपन 90 डिग्री का कोण नहीं कह सकते। तो इन प्रकार के पेड़ पौधों में ये जड़ें पाई जाती हैं। ठीक है। आगे है इसमें आरोही जड़, जिन्हें आप क्लाइंबिंग रूट के नाम से भी जानते हैं। तो ऐसी जड़ें जो मुख्य रूप से पेड़ पौधे को सहारा तो देती ही देती हैं, लेकिन दूसरे पेड़ के ऊपर चढ़कर स्वयं को क्या करती हैं? यांत्रिक सहारा प्रदान करती हैं। उन्हीं को अपन क्या कहते हैं? आरोही जड़ कहते हैं। आरोही जड़ का अर्थ ये है कि किसी दूसरे पेड़ के सहारे से अपनी व्यवस्था कर लेना। ठीक है। तो यह जड़ें तने की संधियों और पर्व संधियों से निकलकर किसी दूसरे पौधे से जाके चिपक जाती हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये कोई पौधे का एक तना है, इससे यहाँ से ये मनी प्लांट लगा हुआ यहाँ से स्टार्ट होता है, तो ऐसे ऐसे करके ये दूसरे पौधे पर क्या हो गया? चढ़ गया। चढ़ने को अपन क्या बोलते हैं? क्लाइंबिंग या फिर आरोही जड़। ठीक है। ये जड़ मुख्य रूप से मनी प्लांट, पान और पोथास नाम के पेड़ पौधों में पाई जाती हैं। और इस जड़ में मुख्य रूप से क्या होता है? पर्व और पर्व संधियां क्या होती हैं? मुख्य रूप से पाई जाती हैं। इनको कहते हैं अपन नोड, और इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है उसको अपन बोलते हैं इंटरनोड। ठीक है। अब आगे है इसमें जैविक क्रियाओं के आधार पर जड़ें। तो इसकी ये जड़ें जो होती हैं वो 4 प्रकार की होती हैं, जिसमें सबसे पहला है परजीवी जड़। परजीवी जड़ को ही हम चूषण जड़ के नाम से जानते हैं, और इंग्लिश में इसको अपन बोलते हैं पैरासाइट रूट। मतलब ऐसी जड़ें जो अपने पोषण के लिए, मतलब अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पौधे पर पूरी तरीके से क्या होती हैं? आश्रित होती हैं, उन्हें ही अपन परजीवी जड़ कहते हैं। और ये किस किस की होती हैं? अमरबेल में होता है और चंदन के पौधे में होता है। तो चंदन के पौधे और अमरबेल के पौधे में मुख्य रूप से परजीवी जड़ें पाई जाती हैं। ठीक है। अब आगे है इसमें श्वसनी जड़ें, जिसे आप रिस्पायरेटरी रूट भी कहते हैं। तो ऐसी जड़ें जो जलीय पौधों में पाई जाती हैं। सबसे पहले तो यही बिंदु याद रखेंगे। आगे है जो कि श्वसन करने के लिए अपनी जड़ों को मुख्य रूप से जल से क्या होती हैं? ऊपर की तरफ ले लेती हैं, उन्हीं का नाम क्या होता है? श्वसनी जड़ें होती हैं। और यह जड़ें पेड़ पौधों को तैराने में
और उसको श्वसन करवाने में क्या करती हैं, मदद करती हैं। और ये मुख्य रूप से मैंग्रोव पेड़ पौधे में और जूसिया नाम के पेड़ पौधों में पाई जाती हैं। और इनका काम यही होता है कि ठीक से श्वसन हो जाए और तैरने में भी क्या हो जाए, हमें सहायता मिल जाए। ठीक है। अगला है इसमें अधिपादपीय जड़, जिसे आप इंग्लिश में एपीफाइटिक रूट कहते हैं। इसका एक अन्य नाम होता है उपरिरूही, मतलब जो ऊपर की तरफ होती है। आपने कई बार ऐसे पेड़ पौधे देखे होंगे जिसमें किसी एक पेड़ के ऊपर दूसरा पेड़ उग जाता है, तो उसी प्रकार की जो जड़ें होती हैं उन्हीं को अपन बोलते हैं अधिपादपीय जड़। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी पेड़ के ऊपर उगने वाली जड़ों को, पेड़ की जड़ों को अधिपादपीय जड़ कहते हैं। यह जड़ें हवा में लटकने के लगती हैं, मतलब हवा में मुख्य रूप से पाई जाती हैं। इसलिए इन जड़ों को हम वायवीय या फिर एरियल रूट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये हवा में पाई जाती हैं। आगे हैं, यह जड़ें अपना पोषण वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता से करती हैं। यदि हवा में पानी की बूंदें मिली होती हैं तो उसको कहते हैं अपन नमी या आर्द्रता। तो उसी आर्द्रता से ये जो जड़ें होती हैं अपना पोषण करने का काम करती हैं। और इनके पोषण के लिए इनकी जड़ों में वेलामेन नाम का एक आर्द्रताग्राही स्पंजी ऊतक पाया जाता है, जो कि उस नमी को अपने अंदर लेने में क्या करता है, सहायता करता है। क्योंकि आपको मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था कि जड़ों को पानी की आवश्यकता होती है, तो ये पानी ये सब कहाँ से लेती हैं, इसमें वेलामेन, क्योंकि ये तो पेड़ के ऊपर है, तो उसी की सहायता से उसको ये क्या कर लेती हैं, ग्रहण कर लेती हैं। और जो अधिपादपीय जड़ होती है यह मुख्य रूप से आर्किड या ऑर्चिड नाम के पेड़ पौधे में पाई जाती है। ठीक है। आगे है हमारा स्वांगी कारक जड़ें, जिसे आप एसिमिलेटरी रूट भी कहते हैं। तो ऐसी जड़ें जो तने के आधार से, मतलब सबसे नीचे से निकलकर बाहर की ओर फैल जाती हैं और जिनका आकार मुख्य रूप से बेलनाकार होता है और लंबी होती हैं, उन्हीं को अपन क्या कहते हैं, स्वांगी कारक मूल जड़ें कहते हैं। और इन जड़ों में थोड़ा बहुत हरित लवक भी पाया जाता है, मतलब यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन भी बना लेती हैं, अतः ये जड़ें हरी होती हैं। ये जड़ें मुख्य रूप से सिंघाड़ा और टिनोस्पोरा नाम के पौधों में पाई जाती हैं। तो जड़ों से संबंधित इतने प्रकार और इतने बिंदु आपको इसमें याद रखना है। ठीक है। अब इसमें आगे है हमारा दूसरा पार्ट, जो कि हमारे पेड़ पौधे का प्रहोतंत्र है। क्योंकि भूमि के अंदर तो एक ही तंत्र होता है जिसे अपन जड़ तंत्र कहते हैं। तो भूमि के अंदर का जो, भूमि के ऊपर का जो दूसरा तंत्र है इसको हम प्रहोतंत्र कहते हैं। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले तने को पढ़ेंगे। तो तना क्या होता है? तो तने की जब हम बात करते हैं तो तने का विकास मुख्य रूप से प्रांकुर से होता है। प्रांकुर को आप प्लूम्यूल भी कहते हैं। ठीक है। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों नाम आप इसमें याद रखेंगे। आगे है, यह जियोट्रॉपिक। जियोट्रॉपिक कैसा होता है? नेगेटिव, क्योंकि ये भूमि के अंदर विकसित नहीं होता है, ये भूमि के ऊपर विकसित होता है, अतः यह ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती होता है। अगला है फोटोट्रॉपिक। तो जब हम बात करते हैं फोटोट्रॉपिक, क्या ये सूर्य के प्रकाश में उपस्थित होता है? तो आंसर होगा यस। तो क्या हो जाएगा? तना धनात्मक फोटोट्रॉपिक होता है, जो कि मुख्य रूप से प्रकाश की उपस्थिति में पाया जाता है। अगला बिंदु है, तने में मुख्य रूप से गांठ, जिसे आप मुख्य रूप से पर्व कहते हैं, और पर्व संधियां जिन्हें आप पोरियां या फिर इंटरनोड कहते हैं। किसी भी तने में यदि आपको पहचान करना है तो आप उसे उखाड़ के देखें, और उखाड़ने के बाद में उस पौधे में मुख्य रूप से यदि आपको तो क्या दिखाई दे रहा है, नोड और इंटरनोड, तो समझ जाना वो क्या है, हमारा एक तना है। ठीक है। तने में को सर्वाधिक हानि उसे छीलने पर होती है, क्योंकि तने के ऊपर वाले हिस्से में हरित लवक पाया जाता है, जिससे होता क्या है, यदि छीलेंगे तो भोजन बनाने में क्या हो जाएगा, वो असमर्थ हो जाएगा। अगला बिंदु है, तना पौधे का आरोही भाग होता है, क्योंकि यह जमीन से ऊपर की तरफ बढ़ता है, मतलब धीरे 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 ऊपर बढ़ता चला जाता है। चूंकि जड़ें हमारे पेड़ पौधों का अवरोही भाग थी, तो जो हमारा तना होगा वह पेड़ पौधों का आरोही भाग होगा, जो कि भूमि और जल के विपरीत प्रकाश की ओर क्या करता है, वृद्धि करता है। अगला बिंदु है, जब तना सैसना अवस्था में होता है तो उसका रंग होता है हरा, और जब ये अपने बाद में
वयस्क अवस्था में आता है, परिपक्व हो जाता है, तो तना काष्ठीय हो जाता है और साथ साथ में उसका रंग भी परिवर्तित होकर भूरा हो जाता है। ठीक है। आगे है इसमें कि तने पर भी रोम उपस्थित होते हैं, जो कि कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। पीछे मैंने पढ़ाया था कि जड़ में भी रोम होते हैं जो कि एक कोशिकीय होते हैं, लेकिन तने के जो रोम होते हैं वह कोशिकीय होते हैं। आगे है तने पर बाह्य त्वचा, जिसे आप कहते हैं एपिडर्मिस, उपत्वचा क्यूटिकल, अधस्त्वचा हाइपोडर्मिस क्या होती है, उपस्थित होती है। तो ये वाली त्वचा जो इस वाले में उपस्थित है भाई उसमें नहीं होती है, लेकिन जो इसमें है वो उसमें नहीं है, उसमें वाली इसमें हो जाएगी। अर्थात ये जो एंडोडर्मिस है यह जड़ में होती है, लेकिन ये तने में नहीं पाई जाती है। ठीक है। आगे है विकसित पौधों के तने में मुख्य रूप से जाइलम और फ्लोएम भी क्या होता है, पाया जाता है। ठीक है। आगे है तनों पर शाखाएं, पत्तियां, कलियां पाई जाती हैं, जिनसे तना क्या करता है, वृद्धि करता है। सही बात है, जब तने पर नई नई शाखाएं निकलती हैं तो जो तना होता है ऑटोमेटिक एक बड़े पेड़ के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। आगे है तने में शीर्षस्थ कलिका ऊपरी भाग में पाए जाते हैं और इसी भाग में फूल, फल और पत्तियां लगती हैं। कहने का मतलब सिंपल सा है, तने का जो ऊपरी वाला भाग होता है उसे अपन कहते हैं शीर्षस्थ कलिका। जैसे जड़ का शीर्ष भाग क्या था, उसका मूल गोप, जिसे अपन ने रूट कैप कहा था, उसी प्रकार से तने का ऊपरी भाग या शीर्ष भाग क्या कहलाता है, उसकी कलिका, और यहीं से उसका क्या होता है, डेवलपमेंट शुरू होता है। ठीक है। अब आगे हैं इसमें तने के प्रकार। यदि हम बात करते हैं तने के प्रकार की, तो तने के प्रकार मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, जो कि भूमिगत तना, अर्धवायवीय तना और वायवीय तना के नाम से पढ़े जाते हैं। पहले वाले को अपन कहते हैं अंडरग्राउंड स्टेम, दूसरा वाला होता है सब एरियल स्टेम और तीसरा वाला होता है एरियल स्टेम। तो भूमिगत तने को हम पहले पढ़ते हैं। तो भूमिगत तने में पर्व संधियां, इंटरनोड, उसके बाद पर्णकलिकाएं जिन्हें आप बोलते हैं लीफ बड, शल्क पत्र पाए जाते हैं। तो ऐसा तना जो मुख्य रूप से पूरी तरीके से भूमि के अंदर पाया जाता है उसी को अपन कहते हैं भूमिगत तना। और भूमिगत तने में पर्व संधियां, पर्व की कलिकाएं और पर्व के शल्क क्या होती हैं, तीनों चीजें इसमें क्या होती हैं, उपस्थित होती हैं। साथ ही इसमें थोड़े बहुत नोड भी पाए जाते हैं। ठीक है। जैसे उदाहरण की बात करें तो आलू, अदरक, प्याज, हल्दी, लहसुन, जिमीकंद और अरबी, ये सभी क्या होते हैं, हमारे भूमि के अंदर क्या होते हैं, परिपक्व होते हैं या उगते हैं। इसलिए यह जड़ नहीं है, ये एक प्रकार के क्या है, तने हैं। और कैसे हैं, भूमिगत तने हैं। ठीक है। आगे है इसमें भूमिगत तने के प्रकार। तो जो भूमिगत तना होता है ये भी आगे चल के 4 भागों में बटा होता है, जिसमें पहला होता है स्कंद, स्तंभ तना, दूसरा हो जाएगा सल्ककंद, तीसरा हो जाएगा प्रकंद और चौथा वाला हो जाएगा हमारा घनकंद। ये 4 प्रकार से ये क्या होता है, बटा हुआ रहता है। स्तंभ कंद मुख्य रूप से खाद्य पदार्थ का संचय करता है। तो ऐसा भूमिगत तना जो पेड़ पौधों में खाद्य पदार्थ का संचय करता है उसे अपन स्तंभ कंद कहते हैं, और इसका आकार होता है गोलाकार, जो कि मुख्य रूप से आलू और ओल में पाया जाता है। दूसरा है हमारा सल्ककंद, जिसे अपन बल्ब ट्यूबर करके पढ़ते हैं। तो ऐसा तना जो मुख्य रूप से पेड़ पौधों में जल का संचय करता है उससे अपन सल्ककंद कहते हैं, और इसका आकार भी गोलाकार होता है। यह मुख्य रूप से प्याज में और लहसुन में पाया जाता है। अगला है प्रकंद, जिसे अपन राइजोम कहते हैं। तो ऐसा तना जो पेड़ पौधों में गांठों का निर्माण करता है उसे अपन क्या कहते हैं, प्रकंद कहते हैं। और ये वाला जो तना होता है मुख्य रूप से अपस्थानित जड़ों से मिलके बना होता है, जैसे हल्दी, अदरक, केला और फर्न। इन चारों प्रकार की जो पेड़ पौधे होते हैं इनमें प्रकंद प्रकार का भूमिगत तना पाया जाता है। अगला है हमारा घनकंद। तो यह प्रकंद तने का संघनित रूप है। जो ऊपर वाला तना है जो कि गांठ के रूप में होता है, इसी को समेट दो आप, उसी को संचित कर दो या संघनित कर दो तो कौन सा तना बन जाएगा, घनकंद बन जाएगा, जिसे आप इंग्लिश में कॉर्न कहते हैं। यह भूमि के नीचे ऊर्ध्व दिशा में विकसित होता है, मतलब ऊपर की तरफ। इसमें सर्वाधिक भोजन का संचय होता है। तो प्रश्न यहाँ से बनता है कि ऐसा कौन सा भूमिगत तना होता है जिसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में जो खाद्य पदार्थ होता है या भोजन संचित रहता है, तो आंसर हो जाएगा घनकंद। ठीक है। आगे है इसी में उदाहरणों के बारे में। तो केसर, जिमीकंद,
कचालू, कचालू को ही अपन कहते हैं अरबी। तो इन 4 प्रकार के पेड़ पौधों की जड़ों में जो तना पाया जाता है वह भूमिगत होता है और घनकंद इनके क्या हो जाएंगे, हमारे उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है। अगला प्रकार है तने का, जिसे अपन ने लिखा था पीछे अर्धवायवीय तना, जिसे अपन सब एरियल स्टेम के नाम से जानते हैं। तो जब तने का कुछ भाग भूमि के अंदर होता है और कुछ भाग भूमि के ऊपर होता है तो उसे अपन कहते हैं अर्धवायवीय तना। और ये तना मुख्य रूप से घास में, पुदीने में, समुद्री शोक में और गुलदाउदी में पाया जाता है। ठीक है। और जलकुंभी में भी यही पाया जाता है। आपने कई बार देखा होगा कि किसी तालाब में या किसी नदी के किनारे पर चारों तरफ पेड़ पौधों की जड़ों का एक जाल सा बन जाता है, उसी को अपन कहते हैं जलकुंभी। तो जलकुंभी में अर्धवायवीय तना पाया जाता है। ठीक है। और अर्धवायवीय तना भी मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। पहला होता है ऊपरी भूस्तरीय, जिसे अपन बोलते हैं रनर। तो यह मुख्य रूप से दूब घास में और मर्सीलिया में पाया जाता है। दूसरा होता है अंतः भूस्तरीय, जिसे अपन बोलते हैं शकर। यह मुख्य रूप से गुलदाउदी और पेपरमेंट या फिर पुदीना में पाया जाता है। अगला है भूस्तरीय, जिसे स्टोलोन नाम के तने के नाम से हम जानते हैं। यह अरुई और पैक्सीफ्लोरा नाम के पौधों में पाया जाता है। अगला है भूस्तारित, जिसे ऑफसेट नाम के अर्धवायवीय तने के नाम से हम इसे पढ़ते हैं। ये तना मुख्य रूप से जलकुंभी में पाया जाता है। जलकुंभी नदी या तालाब में पाई जाने वाली एक प्रकार की क्या होती है, जाल सा होता है, जिससे क्या होता है, नदी में प्रदूषण बढ़ता है। ठीक है। तो इन सभी प्रकार के उदाहरणों में कौन सा तना हो जाएगा, अर्धवायवीय तना हो जाएगा। ठीक है। आगे है इसमें वायवीय तना। वायवीय तना का मतलब ये होता है कि ऐसा तना जो भूमि के ऊपर पूर्ण रूप से वायु में उपस्थित होता है, लेकिन भूमि के ऊपर होता है, पूरी तरीके से वायु में रहता है वो, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, वायवीय तना होता है। पूरे संपूर्ण जगत में जितने भी प्रकार के पेड़ पौधे हैं, लगभग 90% पेड़ पौधे जो होते हैं उनमें यही वाला तना पाया जाता है। तो जब संपूर्ण तना वायु में उपस्थित होता है तो उसे अपन वायवीय तना कहते हैं। इस प्रकार के तने में शाखाएं, पत्तियां, पर्व संधियां, कलिकाएं, फल, फूल सभी उपस्थित होते हैं। 90% पेड़ पौधों में यही प्रकार का तना पाया जाता है, जैसे नींबू, संतरा, आम, बरगद, नीम, नागफनी, कैजुराइना, बोगेनविलिया, कुकुरबिटेसी, सतावर, रस्कस, अलोए इत्यादि। तो जितने भी मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल पढ़े हैं, ये सभी के सभी हमारे वायवीय तने के अंतर्गत पढ़े जाते हैं। तो ये आपके इसमें 2 पार्ट कंप्लीट हो गए। एक हमने जड़ को पढ़ लिया है और एक हमने तना पढ़ लिया है। ठीक है। अब हम इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है इसमें कि मूल गोप कहाँ नहीं पाई जाती है। तो मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको पढ़ाया था कि ऐसे पेड़ पौधे जो जल में निवास करते हैं या जलीय होते हैं उनमें मूल गोप नहीं पाई जाती। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, पानी बीजों के अंकुरण को कैसे प्रभावित करता है। पता लगाने के लिए शिक्षक ने विद्यार्थियों को सेम के बीज रुई की परत पर भिगोकर कुछ दिन रखने के लिए और उनमें परिवर्तन देखने के लिए कहा, तो वह कौन सी एक महत्वपूर्ण सलाह देना भूल गई। थोड़े बीज गीली रुई पर, बहुत सारे बीज गीली रुई पर, थोड़े बीज सूखी रुई पर, या बहुत सारे बीज सूखी रुई पर। तो शिक्षक इस स्थिति में बच्चों को ये बताना भूल गए हैं कि थोड़े बीज क्या करना है, उनको गीली रुई पर भी रखना है, हर बार सूखी रुई पर नहीं रखना है। तो ऑप्शन नंबर पहला वाला इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। यदि आप एक घास के पादप को खोदें और ध्यान से देखें तो इसकी जड़ें एवं पत्तियां होंगी मूसला एवं समांतर, मूसला एवं जालिकावत, तंतुमय जड़ या जालिकावत, तंतुमय जड़ या फिर समांतर। तो मुख्य रूप से जो घास होती है उसकी जड़ समांतर होती है। ठीक है। और साथ में कैसी होती है, तंतुमय होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि पादपों तथा वृक्षों में जल चूषण दाब के कारण ऊपर चढ़ता है। निम्न में से कौन सी घटना इस चूषण दाब का कारण होती है। बाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन या फिर अवशोषण। सामान्यतः पेड़ पौधों में जल को ऊपर चढ़ाने का काम जाइलम नाम का जो ऊतक होता है उसका होता है, लेकिन जब पेड़ पौधों की पत्तियों में से
जल का बाष्प उत्सर्जन होना शुरू हो जाता है, तो उस कंडीशन में जल बहुत तेजी से खिंचता है, तो ये दबाव बनाने का काम करता है बाष्प उत्सर्जन। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अदरक का जनन भाग है? मूल, पर्ण, स्तंभ या बीज? तो स्तंभ जो होता है, किसी भी प्रकार का जो अदरक होता है उसके अंदर जनन का भाग होता है, और उसी स्तंभ में से क्या होते हैं, मुख्य रूप से जनन की क्रिया होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है इसमें कि बांस में कौन सा पर्ण विन्यास तथा मूल का प्रकार पाया जाता है? तो बांस के अंदर मुख्य रूप से समानांतर पर्ण विन्यास पाया जाता है, और तंतुमय मूल पाई जाती है। तंतुमय मूल को ही हम क्या कहते हैं, रेशेदार जड़ कहते हैं, और रेशेदार जड़ को ही क्या कहते हैं अपन, अपस्थानिक जड़ कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है। तो आज की क्लास में हमने पादप जगत से संबंधित पेड़ पौधों की जो आकारिकी होती है उसके अंतर्गत जड़ को पूरा पढ़ लिया है और तने को पूरा पढ़ लिया है। ठीक है। अगली क्लास में हम इससे संबंधित जो और भाग रह गए उनको पूरा करेंगे। ठीक है। साथ ही साथ मैं कुछ और एक्स्ट्रा क्लास बढ़ाने की सोच रहा हूँ इसमें, कि आपको एक दिन में कम से कम 2 या 3 क्लासेस अवेलेबल कराई जाएं, जिसमें एक आपका प्रैक्टिस सेशन होगा और 2 आपकी क्लासेस रहेंगी, जिसमें मैं आपकी पैडागोजी और फिजिक्स का जो पोर्शन जो बहुत ज़्यादा बचा हुआ है उसको स्टार्ट करने के बारे में विचार बना रहा हूँ। ठीक है। तो इस क्लास की जो पीडीएफ रहेगी वह आपको टेलीग्राम के चैनल पर शेयर कर दी जाएगी, वहाँ से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।